नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुधा साहित्य धारा में। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी करेंगे। हिंदी साहित्य के विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से मान जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से या फिर महाराष्ट्री से? 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से मान जाता है। तो मैथिली का जो विकास, हमारा आंसर इसमें होगा बी नंबर। मैथिली का जो विकास है मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तो मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलती है? तो मागधी से हमारी निकलती है बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं होती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये पूछ रहा है प्रश्न, मैथिली का पूछ रहा है, तो मागधी अपभ्रंश हमारा आंसर हो जाएगा। बिहारी में 3 भाषाएं निकलती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बात करें शौरसेनी अपभ्रंश की, तो शौरसेनी अपभ्रंश जो है, इसमें शौरसेनी अपभ्रंश से कितनी भाषाएं निकलती हैं? तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है, और पश्चिमी हिंदी से हमारी 5 भाषाएं निकलती हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है, इसमें 5 भाषाएं हैं। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से 5 भाषाएं निकलती है पश्चिमी हिंदी से, तो ये ध्यान रखना है। आगे अर्धमागधी पूछ रहा है, तो अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी निकलती है, और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्धमागधी जो है तो उसमें भी 3 भाषाएं निकलती हैं। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो महाराष्ट्री से सिर्फ एक भाषा निकलती है, मराठी। तो महाराष्ट्री जो है इससे मराठी निकलती है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ये भी यूनिट 1 का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 347, 348, 343 या 345? ये आपको बताना है कि किस अपभ्रंश संविधान में देवनागरी लिपि को स्थान दिया गया है या राजभाषा का घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। चलिए, तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 343 में। 343 कहता है कि जो अनुच्छेद हमारा 343 से 351 तक हमें पढ़ना होता है, उसमें 341 से 351 तक। तो 341 में है कि संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, लिपि देवनागरी लिपि होनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का मानक रूप होना चाहिए। तो ये हमारा जो अनुच्छेद 343 है, इसमें ही देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 पे। तो प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी सत्यनारायण या विनोबा भावे? ये 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। दीजिएगा जवाब, आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा जवाब जो है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और ये कब किया था? तो ये किया था मद्रास यानी चेन्नई में किया था। ये डॉक्टर सीपी रामास्वामी जी की अध्यक्षता में 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना ये महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट, ये दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और इसका जो पूर्व नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मद्रास सभा की स्थापना बता रहे हैं, हिंदी प्रचार सभा मद्रास स्थापना, तो इसका जो पहले पूर्व नाम था, इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन था, इसका नाम बदल के बाद में ये रखा था। तो ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने की थी। आगे चलेंगे कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बताना है। ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली या बघेली? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? जवाब दीजिएगा। तो इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली देखिए, अभी हमने ऊपर बात किया था कि पश्चिमी हिंदी से कितनी भाषाएं निकलती हैं। तो इसमें जो बघेली, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बघेली। बघेली जो हमारी है, बघेली हमारी पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं थीं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो कि अर्धमागधी से निकलती है। तो बघेली हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी की नहीं है बोली। और ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, ये हमारी हो जाएगी पश्चिमी हिंदी की।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अब पूर्वी हिंदी पे पूछ रहा है कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मालवी, कौन सी बोली है जो कि पूर्वी हिंदी की नहीं है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा, कौन सी बोली नहीं है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी की बोलियां हैं तीनों। बात करेंगे मालवी की हम, तो मालवी बोली जो है हमारी, यही आंसर हमारा हो जाएगा। जवाब हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मालवी बोली नहीं आती। तो जो मालवी है, मालवी किसके अंतर्गत आती है? अभी जैसे हमने बात किया था कि मालवी किस बोली के अंतर्गत आती है, तो मालवी हमारी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। शोरसैनी अपभ्रंश से 3 भाषाएं निकलती है ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी गुजराती, 4 भाषाएं निकलती हैं पश्चिमी हिंदी से, शोरसैनी से। तो शोरसैनी के अंतर्गत ही राजस्थानी भाषा आती है और इसमें ही दक्षिणी राजस्थानी को हम मालवी कहते हैं। तो मालवी हमारा इसमें जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रज बोली का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा या बंगाल में? बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि ब्रज बोली का जो प्रयोग है कहाँ होता है? बिहार में, उड़ीसा, ब्रज क्षेत्र में या उड़ीसा, बंगाल, कहाँ पर होता है? चलिए, तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल जो है हमारा, ब्रज बोली का प्रयोग बंगाल में होता है। ब्रज बोली का एक क्या है, ब्रज बोली एक उपबोली है, बंगाल की उपबोली है ब्रज बोली। और बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी हो जाएगी, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। मतलब बिहार जो है, तो बिहार की उपभाषा क्या हो जाती है हमारी, ये जो बिहार है इसकी बिहारी हिंदी होती है ना, तो इसके अंतर्गत, उपबोली के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आएगी बिहारी के अंतर्गत। और ये जो ब्रज बोली है ये बंगाल की उपबोली है, तो हमारा जवाब हो जाएगा बंगाल। आगे चलेंगे ऑप्शन नंबर 7 पे। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? पूछ रहे हैं कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। जवाब दीजिएगा कि 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर होगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? चलिए, तो कीर्तिलता जो है, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर होगा कि कीर्तिलता जो है अवहट्ट भाषा की रचना है। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये दोनों ही रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। और अगर बताएं कि विद्यापति का समय क्या है, तो विद्यापति का समय हो जाएगा 1350 से 1450 की इनका समय हो जाएगा विद्यापति जी का। विद्यापति के अगर अवहट्ट की भाषा की बात करें कि कौन कौन सी भाषा हैं, तो अवहट्ट में इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं हमें। अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्तिपताका मिलती है। और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगर बात करें इनकी मैथिली में कौन कौन सी रचना है विद्यापति की, तो पदावली, गोरक्ष विजय नाटक, ये दोनों इनके ग्रंथ जो हैं ये मैथिली में हैं। संस्कृत में इनके शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, कुछ इनकी रचनाएं हैं, लिखनावली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे कि आदिकाल में किस कवि ने अबहट्ट भाषा में रचना की है? आदिकाल के ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने अबहट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने, मंझन ने? बताइएगा किस कवि ने अबहट्ट भाषा में रचना की है आदिकाल के अंतर्गत। चलिए, तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अब्दुल रहमान। आदिकाल के अंतर्गत अब्दुल रहमान ने अबहट्ट भाषा में रचना की है। अगर बात करें कि अब्दुल रहमान का ग्रंथ कौन सा है, तो इनका ग्रंथ संदेश रासक था। अब्दुल रहमान का जो ग्रंथ है संदेश रासक है और ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो कि अबहट्ट भाषा में लिखा गया था। तो ध्यान रखना कि अबहट्ट भाषा का जो पहला ग्रंथ था वो था अब्दुल रहमान का संदेश रासक, जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है और अबहट्ट भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ। और किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य की अगर बात करें हम कि किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा था, तो वो संदेश रासक है। संदेश रासक जो कि एक खंड काव्य है और विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा इसमें वर्णित है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि किसी मुसलमान द्वारा लिखित संदेश रासक है। और ये जो अब्दुल रहमान है, ये अब्दुल रहमान, इनका ग्रंथ अबहट्ट भाषा में पहला ग्रंथ है संदेश रासक। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम चलें तो 9 कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। 4 हमारे कवि दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि ये इनकी कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किन आचार्य को जाता है? ये 4 हमारे आचार्य दिए गए हैं।
जवाब दीजिएगा। चलिए, तो हमारा जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद। रामानंद जो हैं उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय रामानंद जी को है। रामानंद जी जो हैं ये भक्ति का आंदोलन का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था उत्तर भारत में। और राघवानंद की अगर हम बात करें कि राघवानंद जो है, तो राघवानंद उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन राघवानंद ने किया था, पर इसको प्रतिष्ठित और प्रसारित जो है रामानंद ने किया था। मतलब कि राघवानंद जो हैं ये राम भक्ति का प्रवर्तन तो राघवानंद जी ने किया था उत्तर भारत में, परंतु इसको प्रसारित और प्रतिष्ठित करने की बात करें तो वो रामानंद जी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आकाश धर्मा गुरु कहते हैं। आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद जी को कहते हैं। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे चलें कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानाश्रयी शाखा। सहजोबाई जो हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं और ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं सहजोबाई। इनकी रचनाएं हैं कुछ गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलें कि आगे उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता पूछ रहा है कौन है? रूप गोस्वामी हैं, वल्लभाचार्य हैं, विट्ठलनाथ हैं, मध्वाचार्य हैं। कौन से आचार्य हैं जो कि इनकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि? चलिए, तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है रूप गोस्वामी की रचना है। और बात करें अगर वल्लभाचार्य की रचना कौन सी है, तो वल्लभाचार्य की रचना होगी हमारी पूर्व मीमांसा भाष्य इनकी और उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र इनकी वल्लभाचार्य जी की रचना है। आगे चलेंगे चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन की पूछ रहा है चंदायन किस कवि की रचना है? सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचना है चंदायन। तो पूछ रहा है किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। 4 हमारे सूफी कवि दिए गए हैं। तो बताइएगा कि चंदायन किसकी रचना है। सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार हर परीक्षाओं में, चाहे टीजीटी पीएचडी की बात करें, किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा में आप देखेंगे तो हर एक प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। और चंदायन का अगर समय की हम बात करते हैं तो चंदायन का समय हो जाएगा 1379। चंदायन 1379 ईस्वी इसका समय रहेगा। और इसकी भाषा की बात करें तो भाषा चंदायन की अवधी भाषा है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना की बात करें तो जायसी की कौन सी रचना हो जाएगी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है और पद्मावत का समय 1540 ईस्वी हो जाएगा, अवधी भाषा में रहेगी। कुतुबन की रचना की अगर हम बात करें तो कुतुबन की रचना हमारी हो जाएगी मृगावती और 1503 ईस्वी इसका समय हो जाएगा, ये भी अवधी सारी भाषाएं इसकी अवधी भाषा में सारी रचनाएं हैं। बात करें मंझन की तो मंझन की मधुमालती 1545 से। चारों ही कवि ये आचार्य हैं, सूफी कवि हैं चारों, और इनकी सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सारी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं इनकी। आगे प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 कह रहा है कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका की बात कर रहा है कि कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन है किस नगर से होता था? कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद या इलाहाबाद? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए, तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। कल्पना पत्रिका जो है इसका प्रकाशन हैदराबाद से होता था। कल्पना पत्र दक्षिण भारत में हिंदी की मुख्य पत्रिका है। दक्षिण भारत में हिंदी की मुख्य पत्रिका थी कल्पना पत्रिका और इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हैदराबाद तेलंगाना से होता था। तो ध्यान रखना है कि कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन है 1949 ईस्वी में हैदराबाद तेलंगाना से होता था और ये प्रारंभ में आरेंद्र शर्मा के संपादकत्व में हुआ था। आरेंद्र शर्मा के संपादकत्व में सबसे पहली बार हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। द्विमासिक पत्रिका थी ये, 2 महीने में आती थी ये पत्रिका। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 है कि माध्यम पत्रिका का संपादन कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र हैं, नंदकिशोर नवल हैं, काशीनाथ सिंह हैं या फिर रविंद्र कालिया जी हैं। ये 4 हमारे कवि दिए गए हैं। तो बताना है आपको कि माध्यम पत्रिका इनमें से किसके संपादकत्व में निकली थी।
चलिए, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 1 सत्यप्रकाश मिश्र। सत्यप्रकाश मिश्र की जो पत्रिका है, माध्यम पत्रिका, इनके संपादकत्व में निकली थी और समय था इसका प्रकाशन का समय देखें कि तो 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। माध्यम पत्रिका का जो प्रकाशन होता है तो ये 1964 ईस्वी में होगा और सत्यप्रकाश मिश्र इसके संपादक थे। और प्रकार की अगर बात करें तो ये मासिक पत्रिका थी, मासिक या त्रैमासिक थी, प्रयागराज से निकलती थी, प्रयाग से पत्रिका निकलती थी, मासिक और त्रैमासिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि नंद किशोर नवल की कौन सी रचना है, तो नंद किशोर नवल की पत्रिका थी कसौटी और ये भी त्रैमासिक थी जो कि पटना से निकलती थी 1991 में। तो ये नंद किशोर नवल जी की हो जाएगी। चलिए, तो आगे हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? प्रश्न कह रहा किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी या सत्यवती मलिक। 4 हमारी कवियत्रियां दी गई हैं, इनको हमें बताना है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। बताना है आपको, जवाब देना है, दीजिएगा जवाब। चलिए, तो हमारा जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा। हमारी महादेवी वर्मा जी जो हैं, इन्होंने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। पता है आपको कि छायावादी कवियत्री हैं ये, छायावाद की में ये आती हैं, 4 स्तंभों में हमारी ये महादेवी वर्मा जी आती हैं। तो छायावादी की महिलाएं ये हैं। इनका रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं मेरा परिवार 1972 में, मेरा परिवार 1972 में। कई रचनाएं इनकी हैं, पशु पक्षी, नीलकंठ, मोर, गिल्ली, गिलहरी, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू। मतलब इन्होंने पशु पक्षियों पर केंद्रित करके रचनाएं लिखी थी, इन्होंने महादेवी वर्मा ने। और अगर बात करें कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। चित्राधार की किसकी रचना है? प्रश्न कह रहा है कि चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल। 4 हमारे कवि दिए गए हैं। बताना है आपको, जवाब देना है कि चित्राधार किसकी रचना है। चलिए, तो जवाब हमारा हो जाएगा कि चित्राधार जो है, चित्राधार हमारी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चित्राधार, चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बात करें कि चित्राधार जो है इसका समय कब है, तो 1918 है चित्राधार का समय। चित्राधार का समय कब है, तो 1918। चित्राधार का समय हो जाएगा हमारा 1918। इनकी और रचनाएं की बात करें कि झरना 1918 में इनकी एक और रचना आती है, झरना। चित्राधार और झरना, इनकी 2 रचनाएं जो हैं 1918 में आती हैं। बात करें राम नरेश त्रिपाठी की, तो राम नरेश त्रिपाठी जो हैं इनका समय 1889 होता है और इनकी मिलन, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी, कई रचनाएं इनकी हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की। मुकुटधर पांडे की बात करें तो मुकुटधर पांडे के आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कई रचनाएं इनकी भी हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलेंगे कि प्रश्न क्रमांक 17 कह रहा है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880 में, 1857 में, 1873 में या फिर 1860 में? बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। चलिए, तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ये भारतेंदु जी के अनुसार होगा, क्योंकि कालचक्र नाम की जो इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी, उसमें इन्होंने एक नोट दिया था। भारतेंदु जी की एक पुस्तक थी कालचक्र, उसमें एक नोट लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। तो उसी का ये पूछ रहा है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में। चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी है, अग्निलीक है, भूमिजा, रश्मिरथी। 4 ऑप्शन है। कौन सी रचना ऐसी है जो कि राम कथा पर आधारित है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बी है, अग्निलीक, ये जो रचना अग्निलीक है, ये भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है और ये राम काव्य पर आधारित रचना है। यानी भारत भूषण अग्रवाल की रचना है अग्निलीक और ये राम काव्य पर आधारित रचना है। बात करें अगर आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। आत्मजयी जो है ये कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है, 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। भूमिजा की अगर हम बात करते हैं तो ये भूमिजा जो है नागार्जुन की रचना है, भूमिजा।
और रश्मिरथी जो है 1952 में इसका प्रकाशन होता है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का एक खंड काव्य है रश्मिरथी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 19 कह रहा है कि सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, यशपाल की, अमृतलाल नागर की, या फिर भगवती चरण वर्मा की? बताना है आपको कि सेठ बांकेलाल किसकी रचना है। चलिए, तो हमारा जवाब जो हो जाएगा सेठ लाल जो है ये अमृतलाल नागर की रचना है। सेठ बांकेलाल जो है अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, और इसका जो समय हमारा रहेगा, सेठ बांकेलाल का जो समय है 1955 ईस्वी रहेगा। 1955 में इसका प्रकाशन होता है। सेठ बांकेलाल की उपन्यास है ये। इनके और उपन्यास है इनके अमृतलाल नागर जी के और उपन्यास हैं। महाकाल है, सेठ बांकेलाल है, बूंद समुद्र है, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, कई इनके उपन्यास हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर कि यशपाल का उपन्यास कौन सा है, तो यशपाल का उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, तो ये इनके मनुष्य के रूप में, ये कई इनकी रचनाएं यशपाल की हैं जो कि उपन्यास हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के दिल्ली का दलाल, बुधुआ के बेटी, ऐसे कुछ करके पांडे बेचन शर्मा के कई उपन्यास हैं। और भगवती चरण वर्मा जो हैं इनके चित्रलेखा बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। चित्रलेखा इनकी उपन्यास एक है जो कि हर सभी को पढ़ना चाहिए। चित्रलेखा बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो ये हमारा आंसर जवाब इसमें हो जाएगा अमृतलाल नागर। चलें ऑप्शन क्रमांक 20 पे कि वारेन हेस्टिंग का सांड, जो वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी है ये किसकी रचना है? ये कहानी जो है किसकी है? शिवमूर्ति की, संजीव की, उदय प्रकाश की, या फिर संजय की? हमारे 4 ऑप्शन है, ये किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, जवाब दीजिएगा किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग का सांड जो है ये उदय प्रकाश की रचना है, और ये कहानी है उदय प्रकाश जी की। बात करें कि अगर शिवमूर्ति की, अगर हम बात करें कि शिवमूर्ति की कौन सी कहानी है, तो शिवमूर्ति का केसरी कस्तूरी, शिवमूर्ति की कहानी केसरी कस्तूरी जो है कहानी संग्रह शिवमूर्ति जी की है। संजीव की देखें तो संजीव का कहानी संग्रह प्रेम मुक्ति होगा। और संजय की बात करें तो संजय कहानी संग्रह नंगा। ये कुछ रचनाएं इनकी हैं, कहानियां हैं, कहानीकार हैं ये। चलेंगे ऑप्शन नंबर 21 पे। तो 21 कह रहा है कि मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, या अमृतलाल नागर? मेरी तेरी उसकी बात, जवाब दीजिएगा। इसमें हमारा जवाब हो जाएगा यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात जो है यशपाल जी का उपन्यास है। ये यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। और मेरी तेरी उसकी बात, इनके कई उपन्यास हैं यशपाल के। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, ये कई उपन्यास हैं जो कि इनकी है यशपाल की। और मेरी तेरी उसकी बात का जो प्रकाशन है 1974 ईस्वी में होगा। इसका प्रकाशन 1974 में। आपको ध्यान रखना है कि मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का उपन्यास है और 1974 में इनका प्रकाशन है। अमृतलाल नागर का हमने देख लिया उपन्यास। आगे चलेंगे, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? एक रचना है छायावाद का पतन। तो पूछ रहा है कि छायावाद का जो पतन रचना है ये किसकी रचना है? जवाब देखना है आपको। शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही, या देवराज? किसकी रचना है छायावाद का पतन? जवाब हमारा हो जाएगा देवराज। जो छायावाद का पतन रचना है ये देवराज की रचना है, छायावाद का पतन। और इसका प्रकाशन देखें तो 1948 इसमें प्रकाशन होता है। कब? 1948 में इसका प्रकाशन होता है छायावाद का पतन। अगर इनकी देवराज की हम और रचनाएं देखें तो ये आलोचनाएं हैं इनकी देवराज की। तो छायावाद का पतन 1948 में है। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, कुछ इनकी रचनाएं हैं। विजयदेव नारायण शाही की आलोचनाएं अगर देखते हैं तो इन्होंने जायसी लिखी है, जायसी साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, ये इनकी है विजयदेव नारायण शाही की। रामविलास शर्मा, आलोचनाएं इनकी रामविलास शर्मा की अगर देखें तो रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, ये सारी रचनाएं रामविलास शर्मा की। और रामविलास शर्मा की जो आलोचनाएं हैं ना, आलोचना ग्रंथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो रामविलास शर्मा का तो जरूर आपको याद रखना है।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे कि इनमें कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है। प्रश्न कह रहा तार सप्तक का कवि कौन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो तार सप्तक का प्रकाशन जो है अज्ञे जी ने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे तार सप्तक। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। और इनका प्रकाशन अगर हम देखें तो तार सप्तक का जो प्रकाशन होगा ये 1943 में होता है, पहला तार सप्तक। इसको पहला तार सप्तक नहीं बोले, तार सप्तक ही बोलते हैं। तो ये 1943 में, फिर दूसरा 1951 में और तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में। ये 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे और महत्वपूर्ण ही है। इनमें हर सप्तक में 7-7 कवि दिए गए हैं और हर कवियों को ध्यान रखना होता है। तो पूछ रहा है कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, ये पूछ रहा है। तो इसमें हमारा जो जवाब हो जाएगा वो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह जो हैं शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे दूसरा सप्तक के कवि। 1951 के कवि हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। और तार सप्तक जो है इनके 3, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल, तीनों ही तार सप्तक के कवि हैं। एक ट्रिक अगर बताते हैं, अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें तार सप्तक बताऊंगी कि कैसे हमको ट्रिक के माध्यम से इनके कवियों को याद करना है। तो पहले जो तार सप्तक है इनकी कुछ ट्रिक है। एक कि गजनेमी भारत में प्रभागिरी राम आए, गजनेमी भारत में प्रभागिरी राम आए। गज से हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी से नेमी चंद्र जैन और गजनेमी भारत से भारत भूषण अग्रवाल, प्रभागिरी राम आए प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, आए से अज्ञे। ये 7 कवि थे जो कि तार सप्तक के हैं। तो इसमें आपको पकड़ना है कि इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं आ रहे हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे कि विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है। विखंडन की जो अवधारणा है इसका संबंध किस बात से है। आधुनिकवाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, उत्तर आधुनिकतावाद। ये 4 दिए गए हैं। विखंडन की अवधारणा का पूछ रहा है कि संबंध किस बात से है। जवाब देना है आपको। कौन सा जवाब होगा हमारा। तो जवाब हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर आधुनिकतावाद। विखंडन की जो अवधारणा रहेगी उत्तर आधुनिकतावाद में रहेगी। उत्तर आधुनिकतावाद जो है, अगर इसका बात करें कि उत्तर आधुनिकतावाद का प्रवर्तन किसने किया था, तो जाक देरिदा जो थे, जाक देरिदा ने उत्तर आधुनिकतावाद का प्रवर्तन किया था। और इनका सिद्धांत था विखंडन का सिद्धांत या विखंडनवाद। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर आधुनिकतावाद का प्रवर्तन जो है जाक देरिदा ने किया था। और जाक देरिदा का जो सिद्धांत था विखंडन या फिर विखंडनवाद का सिद्धांत था इनका, विखंडनवाद या विखंडन का सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें कि आधुनिकवाद, अगर हम बात करते हैं तो आधुनिकतावाद जो है, आधुनिकतावाद या संरचनावाद की हम बात करें तो संरचनावाद का जो प्रवर्तक है विको हैं और नई समीक्षा के प्रवर्तक टी.एस. इलियट या आई.ए. रिचर्ड्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, नई समीक्षा के जो प्रवर्तक हैं वे हैं टी.एस. इलियट या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। सब हमारे पाश्चात्य शास्त्र के कवि हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलेंगे कि निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। आचार्य हमारे दिए गए हैं, भारतीय काव्यशास्त्र के हमारे कुछ आचार्य दिए गए हैं, भामह, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। ऑप्शन नंबर बी आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ और भरत मुनि, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। 4 हमारे ऑप्शन हैं और भारतीय काव्यशास्त्र के हमारे कुछ कवि दिए गए हैं। इनको आपको आचार्यों को इनको समय के हिसाब से जमाना है। तो आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए, तो हमारा इसमें जो जवाब हो जाएगा, तो जवाब हमारा इसमें हो जाएगा डी नंबर। ये जो हमारा समय है डी नंबर इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि भरत मुनि सबसे पहले कवि हैं। भरत मुनि दूसरी शताब्दी में आते हैं। दूसरी शताब्दी में सबसे पहले भरत मुनि आते हैं और भरत मुनि का ग्रंथ नाट्यशास्त्र था, नाट्यशास्त्र है। और नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है भरत मुनि के विषय में। दूसरी शताब्दी इनका समय है। अगर हम भामा की बात करते हैं तो भरत मुनि दूसरी सदी के हो जाएंगे। भामा की बात करेंगे तो भामा जो है ये छठी शताब्दी के हो जाएंगे भामा। और भामा का जो ग्रंथ रहेगा वो हो जाएगा काव्यालंकार। तो भामा का समय छठी शताब्दी का पूर्वार्ध रहेगा। तो इनका काव्यालंकार ग्रंथ हो जाएगा। और काव्यालंकार के बाद अगर कुंतक की हम बात करते हैं तो कुंतक का समय जो हो जाएगा 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, यानी कुंतक हमारे 10वीं शताब्दी के हैं। कुंतक का जो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। जगन्नाथ की बात करें तो 17वीं शताब्दी के जगन्नाथ हैं, 17वीं शताब्दी के जगन्नाथ हैं। और रस गंगाधर इनका ग्रंथ है जगन्नाथ का, और ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हैं। और आचार्य भरत मुनि का जो ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि दूसरी शताब्दी समय भरत मुनि का है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, 36 अध्याय हैं, और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के, वो कुंतक हैं, और इनका रचना जो कौन सी है, वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है। चलिए, तो ये रहे हमारे 25 प्रश्न। आपकी परीक्षाओं में आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें ये कारगर सिद्ध होंगे। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।